हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद के बारे में आज जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये जितने भी एग्जाम है सारे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आपका जो स्टेटमेंट दिया गया हुआ है उसमें ये बोला गया कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार करें। पहला आपके पास ऑप्शन है, अनुच्छेद 75 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के संचालन के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है ये। स्टेटमेंट नंबर 2 आपका बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वेच्छा से करता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपके पास ऑप्शन दोनों दिए गए हुए स्टेटमेंट में, इसके स्टेटमेंट को अगर आप सही से देखिए तो इस दोनों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है। 2-3 एग्जाम के क्वेश्चन को मर्ज करके ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया हुआ है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसे ही मंत्री परिषद की बात आती है तो आप जो डायरेक्ट होगा वो आर्टिकल 74 पे आप जाइएगा। आर्टिकल 74 के अनुसार जो है एक मंत्री परिषद होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगा यहाँ पे, जो राष्ट्रपति को उनके कार्य के लिए, ठीक है ना, वो हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद बनता है। तो आर्टिकल 74 वो बोलता है, आर्टिकल 74 का 1 है, इसमें ये मेंशन किया गया हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट जो आपको दिया गया हुआ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वेच्छा से करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कभी स्वेच्छा से कर नहीं सकते हैं। उनकी नियुक्ति मीन्स प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के थ्रू होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से नहीं कर सकते। वो उसी को करेंगे जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। अदरवाइज उनके पास जो है वो नियुक्ति करने के लिए स्पेशल पावर है, लेकिन वो उस कंडीशन में है जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उस भी कंडीशन में क्या होगा कि वो सबसे पहले उस पार्टी को जो है कि वो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए ऑफर करेंगे जो विपक्ष में बैठा होता है, और अगर वो मना करता है तब फिर वैसे व्यक्ति को जो है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको बहुत सारे दल का बहुमत प्राप्त होता है। तो सॉरी, तो इसमें देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट जो आपका बोला है कि कौन सा कथन गलत है। तो ना तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, तो इसका राइट आंसर हम लोग दे देंगे ग। यहाँ दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति को दर्शाता है जो राष्ट्रपति करते हैं, ये आपका राइट स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है कि यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो सबसे बड़े दल को अथवा विभिन्न दल के समर्थन वाले दल के नेता को पहले आमंत्रित किया जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इस ऑप्शन नंबर 2 में आपका कुछ मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग क्या होता है इसमें, यहाँ पे मिस क्या हो रहा है कि सबसे बड़े दल के नेता, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़े दल के नेता तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले जो होता है, जब बड़े दल के नेता हो उससे पहले एक चीज, एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जो विपक्षी दल होता है उसको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे सत्य कौन सा है, ट्रू आपके पास ऑप्शन कौन सा है, तो अगर बड़े दल का बात आप करेंगे तो बड़े दल तो वही होगी जो विपक्ष में बैठी हुई होगी, क्योंकि विपक्ष में वो तभी बैठ सकती है जब उसको उतना बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, मिनिमम 10% अगर उसको बहुमत प्राप्त होता है तभी वो विपक्ष में बैठता है, तो बड़ा दल तो वही हो गया। तो इसलिए अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर कौन है इसका, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न को सुमेलित कीजिए। आपके पास जो इसको मैच करना है, मैच करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दिया गया 1979 के सामने जो आपके पास ऑप्शन है वो वीपी सिंह है, 1989 में चरण सिंह और 1991 में नरसिम्हा राव। तो लॉजिक वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि 1979 का जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1979 का जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि 1979 में क्या होता है कि एक नया केस बन करके सामने आता है जिसमें मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं, और वहां पे ऐसा होता है कि वो उनका इस्तीफा हो जाता है, फिर वीपी गिरी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हुए होते हैं। उनके नहीं करने, उनको जब ये ऑफर दिया जाता है, जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं
तब यहाँ पे क्या होता है कि चरण सिंह को बनाया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट है 1979 का केस। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो ख हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ख होगा, क्योंकि एक जो है 1979 में चरण सिंह बने हुए थे, ठीक है। 1989 में जो है वो वीपी गिरी बने हुए थे और 1991 में नरसिम्हा राव बने थे। ये इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यरत प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है किसी के ऊपर, सपोज दैट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मींस इनके पास अब बहुमत नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में होगा, और अगर ये कंडीशन पैदा होता है अभी, तो क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है आपके पास कि मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो है कि राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए कहती है जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो राइट है, क्योंकि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पास होता है, तो मंत्री परिषद जो होगी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, वो तो खत्म हो ही जाएगी, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति आपसे पहले भी, ये दो वर्ड को बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है इस पे फोकस किया जा रहा है कि सभी दलों का समर्थन प्राप्त जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब किसी को ऑफर करेंगे तो वो विपक्ष के नेता होंगे, तो इसलिए जो नहीं होगा वो स्टेटमेंट नंबर 2 होगा, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे पहले विपक्ष के नेता को जो है कि ऑफर करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। देन अगर वो इनकार करते हैं तब ऐसे दल को जो या तो अलायंस हो या फिर उसको बहुत सारे दलों का समर्थन प्राप्त होता है, तो वो फिर इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ख हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपका जो स्टेटमेंट है पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जो एग्जाम्पल होगा वो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए। मीन्स लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री जो है वो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ये सही है। लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए आपको लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप राज्यसभा में भी है, राज्यसभा के भी अगर आप सदस्य हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सेकेंड जो ऑप्शन आपको बोलता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 75 का आर्टिकल 75 का जो 5 है, ठीक है, ये आर्टिकल वो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा कि उसको 6 महीने के अंदर में संसद के किसी भी सदन का, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी एक का सदस्य बन जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे जो हम लोग इसका राइट आंसर देंगे वो देंगे केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब इनका जो टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके संबंध में आपसे स्टेटमेंट में आंसर दिया गया, क्वेश्चन दिया गया हुआ ये कि वह पद ग्रहण करने से अगले मंत्रिमंडल के गठन तक पद पर बना रह सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो राइट है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अगर चाहें, अगर वो उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है या फिर वो अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो इस कंडीशन में अगर वो चाहेंगे तो अगला जो मंत्रिमंडल गठित होता है वहां तक वो अपने टेन्योर को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 आपका बोलता है कि वो अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो कभी भी अपना जो उनका त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं, वो उप प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। और स्टेटमेंट नंबर 3 जो है आपका, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो या तो वो खुद अपना डेजिग्नेशन दे देते हैं, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट नंबर केवल 2 गलत है, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, स्टेटमेंट नंबर 1 है। दूसरा है मंत्रिमंडल के सदस्य अपना त्याग पत्र जो है वो प्रधानमंत्री को देते हैं। और तीसरा जो है प्रधानमंत्री की मृत्यु से मंत्रिमंडल विघटित नहीं होता है। तो अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन कौन सा है, आपके पास गलत जो है वो स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है कि जैसे मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अब प्रधानमंत्री से वो कंसर्न करते हैं और प्रधानमंत्री उनको सिफारिश करता है कि हमारे मंत्रिमंडल में इस व्यक्ति को आना चाहिए, तभी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, वो उस सदस्य की नियुक्ति करते हैं मंत्रिमंडल में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। ये गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 है प्रधानमंत्री की मृत्यु जैसे ही होती है मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये भी आपका गलत है, क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जैसे ही मृत्यु होती है तो मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक विघटित हो जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ के कार्यकलाप से संबंधित सूचना देने के लिए बाध्य है, यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब संघ में क्या हो रहा है, ठीक है, यूनियन में क्या हो रहा है अभी, ये इसका जो है एक सूचना नोटिफिकेशन जो होता है वो राष्ट्रपति को देना होता है। ये प्रधानमंत्री के लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है, ये बाध्यकारी होता है। मीन्स की प्रधानमंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति को सारी सूचना देंगे तो देंगे, मीन्स बाध्यकारी है। तो ये जो वर्ड मेंशन किया गया कि ये बाध्य है, ठीक है, इसको आप बाध्य कर लीजिएगा, वो किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 78 हो जाएगा। आर्टिकल 78 के थ्रू क्या होगा कि राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो प्रधानमंत्री से क्या होगा कि वो कंसर्न कर सकते हैं इस मुद्दे पर, और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को संघ के क्रियाकलाप के बारे में सारी जानकारी देने के लिए बाध्य होते हैं, उनको देना ही पड़ता है। तो ये आर्टिकल 78 में मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती दी गई थी? का राइट आंसर आपका एच.डी. देवगौड़ा है। एच.डी. देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री बने हुए थे तो वो किसी भी जो है वो सदन के सदस्य नहीं थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का में एक केस लॉग किया गया और वहां पे बोला गया कि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर इनको कैसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। तब क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और अगर वो चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री बने तो वो बन सकता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा उसके साथ कि उनको 6 महीने के अंदर में जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और ये आर्टिकल 75 के 5 के अनुसार ये आपका स्टेटमेंट, ये जो है वो अपॉइंटमेंट सही है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया कि राष्ट्रपति के कृत्यों के संचालन के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही इसको, फर्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर किया था। आर्टिकल 74 का ए जो है वो आर्टिकल 74 का 1 जो है ये मेंशन करता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्य जो है, उनका कृत्य जो है, उनके संचालन के लिए या फिर उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और ये मेंशन किया गया वो आर्टिकल 74 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। संघ मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के जुड़ जाने से वो मंत्री परिषद बन जाता है। और नेक्स्ट जो है वो राज्य मंत्री किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार लेता है। तो संघ मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। अब आप बोलिएगा कि ये गलत कैसे है, राष्ट्रपति के थ्रू तो होता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो होंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, उनके थ्रू ये होता है, लेकिन विद द कंसर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे जब तक वो प्राइम मिनिस्टर से कंसर्न नहीं करते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर उनको सिफारिश नहीं करता है, तब तक वो मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 आपका गलत है। और तीसरा जो है आपका, और दूसरा जो है वो
बोला है कि मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के जुड़ जाने से वो मंत्रिपरिषद बन जाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और उप मंत्री जब जुड़ते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो मंत्रिपरिषद है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों गलत है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 आपका सही है, क्योंकि राज्य मंत्री जो होते हैं वो अपने विभाग का जो है वो किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार लेते हैं। तो इसका जो इसमें आपसे पूछा गया कि सत्य कौन सा है, तो राइट आंसर इसका आपका ख हो जाएगा। केवल 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैबिनेट शब्द के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कैबिनेट के संबंध में जो है आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट मैं बताऊं कि कैबिनेट शब्द जो है वो संसद में जो है, ठीक है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया हुआ था स्टार्टिंग में। बाद में इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 एक्ट में जो है इसको 78 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 352 में इसको मेंशन किया गया हुआ है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका ये सही है। और दूसरा जो है कि मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्री से होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो असत्य इसमें कोई भी नहीं है, फॉल्स इसमें कोई भी नहीं, इसलिए राइट आंसर इसका हम लोग घ दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कब और कितने निर्धारित की गई है? तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे ये क्लियर कट में नहीं दिया गया हुआ था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 जब होता है तब उसमें बोला जाता है कि कभी भी जो मंत्रिपरिषद है उसमें सदस्यों की संख्या जो होगी वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 545 या फिर 550, ठीक है, 550 में से आप ऐसे देख लीजिए कि इसका 15% ही मंत्रिपरिषद में हो सकता है। ये किया गया हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद से। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, गैर संसदीय सदस्य जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और प्रेसिडेंट के थ्रू वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुना जा सकता है, राष्ट्रपति के थ्रू वो प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, लेकिन उसके साथ टर्म एंड कंडीशन क्या होगा स्टेटमेंट में वो दिया गया है आपके साथ। तो यहाँ गैर संसदीय व्यक्ति 6 माह के लिए मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका जो है वो राइट है, ट्रू है ये, क्योंकि 6 महीने के अंदर में वो 6 महीने के भीतर उसको क्या होता है कि अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, लेकिन 6 महीने तक तो वो अपने उसको जो मंत्रिपरिषद में अगर वो सदस्य है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है अपने टेन्योर को। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होगा या प्रावधान संविधान में शामिल नहीं किया गया हुआ है। तो ये जो है स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी सही है। अब ये सही कैसे है मैं ये बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गैर संसदीय है वो फिर भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाता है तो 6 माह के बाद अगर वो क्या होता है कि 6 माह के भीतर अगर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो वो तो अपना क्या होता है इस्तीफा दे देता है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद फिर उसी सदन में अगर उसको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता है तो इसका प्रावधान है कि नहीं है, इसका फायदा सरकार उठाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था, उसमें यह बोला गया कि अगर 6 महीने के अंदर में कोई व्यक्ति जो गैर संसदीय है वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है और फिर भी अगर वो मंत्रिपरिषद में शामिल है तो ये जो है वो वायोलेशन होगा रूल एंड रेगुलेशन का। ठीक है, तो तब तक स्टेटमेंट नंबर 2 सही था, लेकिन अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो हम लोग इसका राइट आंसर केवल ए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंत्रिमंडल लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल के सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के कार्य अनुच्छेद 53 के 1 के विपरीत होगा। इस स्टेटमेंट में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब पूरे स्टेटमेंट में आपको देखना है कि इसमें ट्रू कौन सा है। तो मंत्रिमंडल कभी भी लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। और लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो वो तब तक मंत्रिमंडल काम करेगी जब तक नए लोकसभा को स्टेबल नहीं किया जाता है और नई लोकसभा गठित नहीं होती है और फिर उससे मंत्रिमंडल तैयार नहीं होता है, तब तक मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देती रहेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। और दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि मंत्रिमंडल के सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के कार्य अनुच्छेद 53 के 1 के विपरीत है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगर सपोज दैट मंत्रिमंडल के सलाह के विपरीत राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं तो आर्टिकल 53 का जो 1 है इसका वायोलेशन होगा। इसीलिए
रिकंसिडरेशन का पावर दिया गया हुआ है प्रेसिडेंट के साहब। अगर सेम चीज को पास करके भेज दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के द्वारा, तो प्रेसिडेंट उस पे बाध्य होते हैं सिग्नेचर करने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे होता है कि मंत्रिमंडल के सलाह के विपरीत अगर राष्ट्रपति काम करते हैं तो आर्टिकल 53(1) का वो वायोलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है ये। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईआईटी। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि सीमा प्रबंधन। आप सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर रक्षा मंत्रालय के लिए, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो गृह मंत्रालय होगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय सीमा प्रबंधन के लिए कार्य नहीं करती है, ये जब भी करेगी तो गृह मंत्रालय करेगी। तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। आज हम लोग प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज थे सारे को कवर कर लिया है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट को की इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।